everyone, welcome to my channel Rodi's The Legal World. So today we are covering Regulation 31A of SEBI Loader Regulation 2015. So we are covering reclassification as promoter या फिर public. तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि प्रमोटर जो है उसको रिक्लासीफाई कराना है अपनी शेयर होल्डिंग एज पब्लिक शेयर होल्डिंग. So for that purpose we have to cover like from regulation 31A subclause 1 to 31A clause 9. So let's just move forward for that. Regulation 31A1 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि conditions to be complied for reclassification of any person as promoter या फिर public. मतलब अगर किसी प्रमोटर को अपने आप को रिक्लासीफाई कराना है एज पब्लिक शेयर होल्डिंग में तो ये कंडीशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे. समझ गया हमको. 31A2 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर रिक्लासिफिकेशन हैज़ टू बी परमिटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट. सेकेंड, एंटाइटी लिस्टेड ऑन अगर एक लेट्स से रिलायंस है वो NSE पे भी लिस्टेड है एंड कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज साथ में मिलकर जॉइंटली डिसीजन लेंगे. 31A3 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ प्रमोटर या फिर पर्सन ऑफ प्रमोटर ग्रुप टू पब्लिक परमिटेड इफ कंप्लाई फॉलोइंग कंडीशन. मतलब ये जो मेन सेक्शन है 31A3 ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम रिक्लासिफिकेशन अप्रूव कर देंगे लेकिन आपको ये फॉलोइंग कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी. तो फॉलोइंग कंडीशंस क्या है, इतना सा है, दैट्स इट. यही मेन कोर पार्ट है इस रेगुलेशन का. लेट्स गेट फॉरवर्ड. ओके, सो ये हमारा प्रमोटर है. प्रमोटर जो है वो कैसा प्रमोटर होना चाहिए, अगर उसको रिक्लासिफिकेशन करवाना है तो वो कैसा प्रमोटर होना चाहिए. फर्स्टली अगर मैं प्रमोटर हूँ, लेट्स से रोशनी इज अ प्रमोटर ऑफ रिलायंस कंपनी. अब रोशनी को रिक्लासिफिकेशन कराना है उसका शेयर होल्डिंग एज पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो मेरे को देखना पड़ेगा भाई मैं जो प्रमोटर हूँ क्या मैं ये वाले क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा हूँ, तब तो मैं रिक्लासिफिकेशन करा सकता हूँ. अगर मैं ये वाले क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हो रहा हूँ तो फिर तो रिक्लासिफिकेशन भूल जाओ. समझ आ रही है. तो सबसे पहले प्रमोटर रोशनी, मैं प्रमोटर हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा नॉट होल्डिंग मोर देन 10% इन लिस्टेड एंटिटी. मुझे रिक्लासिफिकेशन कराना है, मुझे बस हो गया, मुझे रिलायंस की प्रमोटर नहीं रहना है. मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा भाई मेरे पास 10% से ज़्यादा नहीं है शेयर होल्डिंग इन रिलायंस कंपनी. इतना समझ में है. फिर not having any special right in listed entity through formal or informal arrangement including shareholding agreement. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं प्रमोटर के पद से जा रही हूँ, मेरे पास कोई स्पेशल राइट है इन लिस्टेड एंटिटी की, फॉर्मल अग्रीमेंट है या इनफॉर्मल अग्रीमेंट है या फिर कोई शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट है. तो बेसिकली कोई भी अग्रीमेंट हो, शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट हो, फॉर्मल अग्रीमेंट हो, इनफॉर्मल अग्रीमेंट हो, मेरे पास कंपनी के साथ कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए. नो कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. एक साइड से मैं बोल रहा हूँ बस भाई अभी मेरे को प्रमोटर ग्रुप से हटना है. सेकेंडली ऑन दी अदर पार्ट में बोल रहा हूँ मेरे पास तो कंट्रोल है रिलायंस का, चलेगा क्या, नहीं चलेगा. तो ये 3 चीज़ें तो मुझे कंप्लाई करनी पड़ेगी. ये 3 चीज़ें मुझे प्रमोटर से रिक्लासिफिकेशन कराने के समय एज अ पब्लिक शेयर होल्डिंग तभी भी फुलफिल करनी पड़ेगी. और ये कंडीशंस मुझे जब मैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में आ जाऊँगा, जब मैं प्रमोटर के पद से हट जाऊँगा, तभी भी ये चीज़ें मुझे फुलफिल करनी पड़ेंगी. देखो ना क्या चीज़ें बोल रहा है कि अभी मैं प्रमोटर हूँ, अभी रोशनी जो है वो प्रमोटर है रिलायंस की, तो फर्स्टली कंडीशन हैव टू फुलफिल इसकी मेरे पास 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए. सेकेंड बोलने की कोशिश कर रहा है मेरे पास कोई स्पेशल राइट नहीं होना चाहिए, वेदर फॉर्मल अग्रीमेंट हो, इनफॉर्मल अग्रीमेंट हो, शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट हो, किसी भी तरह का मेरे पास स्पेशल राइट नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट विद लिस्टेड एंटिटी दैट इज रिलायंस. मेरे पास कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए. अब ये जो चीज़ें है ना, मैं प्रमोटर से हट रहा हूँ तो मुझे मेक श्योर करना है कि भाई 10% से ज़्यादा मैं लाइफ टाइम रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता. मैं लाइफ टाइम कंपनी के साथ कोई भी स्पेशल राइट या शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट नहीं रख सकता. ना ही मैं कंपनी पे राज कर सकता हूँ, ना ही मैं मतलब कंपनी में कंट्रोल कर सकता हूँ. तो ये तो लाइफ टाइम है. अब क्लासिफिकेशन कराते समय भी और क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद भी. इतना समझ में आया. ठीक है. नॉट टू बी रिप्रेजेंटेटेड ऑन BOD ऑफ लिस्टेड एंटिटी. एक साइड से मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को प्रमोटर नहीं बनना है. सेकेंड ऑन दी अदर वे मैं बोल रहा हूँ मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, चलेगा क्या, नहीं चलेगा.
नॉट टू बी अ KMP ऑफ लिस्टेड एंटिटी। जब मुझे प्रमोटर ही नहीं रहना है, जब मैं प्रमोटर रहना ही नहीं चाहता हूँ, तो की मैनेजरियल पर्सन क्यों बनूँ मैं कंपनी का? मुझे रिक्लासिफाई कराना है, मुझे प्रमोटर पद से हटना है, तो ये चीज़ें मुझे मैंडेट फॉलो करनी पड़ेगी कि भाई 10% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल राइट नहीं होना चाहिए कंपनी में, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ना ही मैं कंपनी में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किधर, ना ही मैं KMP बन सकता हूँ कंपनी का। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना कि मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी और ना KMP रह सकता हूँ, ये सिर्फ 3 साल के लिए। जब मेरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा उसके 3 साल तक मुझे ये दो कंडीशन फुलफिल करनी है, वेरएज ये वाला जो कंडीशन है मुझे लाइफ टाइम फुलफिल करना है। इतना समझ में आया? मतलब कि मैं प्रमोटर पद से हटना चाहता हूँ, बट 3 साल के बाद अगर मुझे BOD को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कर सकता हूँ। 3 साल बाद मुझे कंपनी का KMP बनना है तो मैं बन सकता हूँ। समझ आ रही है इतना? चलो गुड। भाई मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, और ना ही मैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होना चाहिए, ना ही मैं विजय माल्या होना चाहिए, ना ही मैं नीरव मोदी होना चाहिए। समझ में आ रही है इतनी चीजें? चलो, अब ये वाला प्रमोटर मतलब अब रोशनी, मैंने क्या बताया आपको कि रोशनी प्रमोटर है रिलायंस की, रोशनी को रिक्लासिफिकेशन कराना है उसका प्रमोटर शेयर होल्डिंग एज पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो रोशनी को क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा? पहले तो मुझे देखना पड़ेगा मैं इस कंडीशन में फिट हो रही हूँ क्या, कि मैं ऐसी प्रमोटर हूँ जो 10% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहा है, जिसका कोई स्पेशल राइट नहीं है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, BOD को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा मैं, ना ही मैं KMP हूँ कंपनी का, ना ही मैं विलफुल डिफॉल्टर हूँ, ना ही मैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हूँ। अगर मैं ऐसा प्रमोटर हूँ तो मैं क्या चाहूंगी, अब मैंने देख लिया कि भाई ये कंडीशंस तो मैं फुलफिल कर रही हूँ, अब मैं क्या करूंगी, मैं लिस्टेड एंटिटी के पास जाऊंगी, मैं बोलूंगी रिलायंस रिलायंस प्लीज सुनो मेरी बात। तो बोलेगा बता क्या बात है? मैंने बोला मेरे को रिक्लासिफिकेशन कराना है, प्लीज प्लीज मेरे को रिक्लासिफिकेशन कराना है, प्रमोटर टू पब्लिक, मुझे नहीं रहना है एज अ प्रमोटर। तो बोलेगा, कंपनी बोलेगी ठीक है भाई एप्लीकेशन दे दे और रैशनल दे दे, क्यों करा रहा है तू ऐसा? रैशनल देना पड़ेगा कि तू ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को हैव टू मतलब स्टॉक एक्सचेंज वुड लुक आफ्टर दिस कि भाई अगर ये प्रमोटर से पब्लिक बनना चाह रहा है तो क्यों बनना चाह रहा है, रैशनल बिहाइंड इट क्या है। ठीक है, अब लिस्टेड एंटिटी भी कैसी होनी चाहिए? तो लिस्टेड एंटिटी के लिए भी ये चीजें हैं, मस्ट कंप्लाई विथ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। मतलब बेटा ये कि प्रमोटर आया, रोशनी गई लिस्टेड एंटिटी के पास, लिस्टेड एंटिटी को एप्लीकेशन दिया, भाई मेरे को प्लीज प्रमोटर पद से हटा दो। लिस्टेड एंटिटी बोलेगा वेट, मेरे को पहले मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से कंप्लाई करना पड़ेगा। तू चला जाएगा, मेरा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रह जाएगा। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होता है बेटा? नॉर्मली 25% होता है, और अलग अलग केसेस है कि 16,000 करोड़ तक अगर आपका पेड अप कैपिटल है तो फिर इन दैट केस आपका 25% रहेगा। 1600 to 4,000 करोड़ है तो फिर आपका जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है दैट वुड बी 400 करोड़। 4,000 करोड़ के ऊपर है तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपका 10% होगा। तो समझ आ रही है? तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब अगर मेरी पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑलरेडी 25% है तो फिर मैं कैसे आपको पब्लिक में कन्वर्ट करूँ, आप बताओ। तो मुझे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर ट्रेडिंग नॉट सस्पेंडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं ऐसी कंपनी हूँ, रिलायंस ऐसी कंपनी है जिसको स्टॉक एक्सचेंज ने बोला भाई तेरा ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ मैं, अब तू कर ले तेरे को जो करना है। तो अगर मेरा ट्रेडिंग बंद है, मैं एक ऐसी कंपनी की प्रमोटर हूँ, लेट्स से मैं रिलायंस की प्रमोटर हूँ, रिलायंस कंपनी का जो ट्रेडिंग था स्टॉक एक्सचेंज पे वो सस्पेंड कर दिया गया है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ मुझे प्रमोटर नहीं रहना, चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। नो आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू सेबी स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज। आप सेबी का पैसा नहीं दे रहे हो, आप स्टॉक एक्सचेंज की फीस नहीं दे रहे हो, आप डिपॉजिटरीज के आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं दे रहे हो, चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। तो अगर आप लिस्टेड एंटिटी के पास एप्लीकेशन लेके जा रहे हो तो लिस्टेड एंटिटी को ये चीज देखनी पड़ेगी बेटा कि मैं जो हूँ मैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग मेरा सस्पेंडेड नहीं है, एंड सेकेंड मेरा कोई ड्यूज बाकी नहीं है सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरीज के पास। इतना समझ आई? चलो, तो ये हो गया। अब लिस्टेड एंटिटी, चलो ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होती है, मान लो रोशनी की सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई, प्लस लिस्टेड रिलायंस की भी सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, अब लिस्टेड एंटिटी के पास मैंने एप्लीकेशन दे दिया है, और अब जो रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग एनालाइज करेंगे द रिपोर्ट विद इन इमीडिएटली एप्लीकेशन होगा आई गेस। सो बेसिकली दिस इज रिक्वेस्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिलायंस के, वो लोग एनालिसिस करेंगे कि रिक्वेस्ट जो भेजा था भाई एप्लीकेशन में विद इन इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 months फ्रॉम प्रमोटर्स रिक्वेस्ट। मतलब जब प्रमोटर ने रिक्वेस्ट किया वहां से 3 महीने में, या फिर इमीडिएटली मेरी जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, मुझे मेरा प्रमोटर चिल्ला रहा है,
मेरा प्रमोटर बोल रहा है एप्लीकेशन एप्लीकेशन लो एप्लीकेशन लो एप्लीकेशन लो, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग रख ली और मैंने उसका रिक्वेस्ट जो था वो देखा ही नहीं, एनालाइज ही नहीं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। या तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में देख लो, या तो फिर जब उसने रिक्वेस्ट की वहां से 3 महीने के अंदर दोनों में से जो भी काम आप अर्लियर कर रहे हो वो आप कर लो, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब बोर्ड मीटिंग हो गई। अब लेट्स से बोर्ड मीटिंग में वो लोग ने वो अप्रूव कर दिया कि ठीक है रोशनी नहीं रहना चाहती, उसको निकाल दो। रोशनी अब जो बोर्ड मीटिंग है, अब ये बोर्ड मीटिंग में उन लोगों ने अप्रूव कर दिया, अब उनको रखना है जनरल मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के बीच में जो गैप है, मिनिमम 1 महीने का गैप तो होना चाहिए। आपने बोर्ड मीटिंग रख लिया, उसके नेक्स्ट 3-4 दिन बाद आप जनरल मीटिंग बुला रहे हो कि भाई इसको निकालो निकालो, चलेगा क्या? नहीं, 1 महीने रुक जाओ आप जरा, 1 महीने रुक जाओ और कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर, समझ आ रही है? मतलब आज बोर्ड मीटिंग हुई, उसके 1 महीने बाद ही आप जनरल मीटिंग रख सकते हो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने तक जो है वो इस सीन को फिगर आउट कर सकते हो। 3 महीने से ज़्यादा का आप टाइम नहीं ले सकते। तो ठीक है, 1 महीने के बाद हमने जनरल मीटिंग रख दी। जनरल मीटिंग में OR पास करना था। लेट्स से सब क्राइटेरिया फुलफिल होने के साथ साथ OR पास हो गया। अब क्या होगा? जब आपने OR पास किया, जब शेयर होल्डर्स ने OR पास किया जनरल मीटिंग में, विद इन 30 डेज फ्रॉम सच OR, एप्लीकेशन प्लस डॉक्यूमेंट ऑफ OR जो भी पास किया वो स्टॉक एक्सचेंज के पास दे दो। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके ऊपर अपने डिसीजन या व्यूज जो भी है वो रिकलेक्ट करेगा। नोटिफिकेशन एज अ पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें चली जाएंगी कि भाई अब ये प्रमोटर नहीं है। इतनी चीज़ें समझ में आई। मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा देती हूँ। लेट मी जस्ट रिवाइज यू दिस वंस अगेन। क्या बोला था मैंने? रोशनी प्रमोटर है, तो रोशनी कैसी प्रमोटर होनी चाहिए कि वो 10% ज़्यादा होल्ड नहीं कर रही है, कोई स्पेशल राइट नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और ये चीज़ें ना ठीक है इतना कर लो। ना ही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ना ही वो KMP है, विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। वो बोल रही मुझे पब्लिक शेयर होल्डिंग चाहिए, एप्लीकेशन प्लस रैशनल दिया लिस्टेड एंटिटी को। लिस्टेड एंटिटी जो है वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का अप्लाई कर रही है, आउटस्टैंडिंग कोई ड्यूज नहीं है और ट्रेडिंग उसका सस्पेंडेड नहीं है। तो लिस्टेड एंटिटी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग एनालाइज करेंगे रिक्वेस्ट को कभी एटलीस्ट नेक्स्ट इमीडिएटली बोर्ड मीटिंग या फिर 3 महीने के अंदर, जो भी उसमें से पहले होगा वो लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के बीच में मिनिमम 1 महीने का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 3 महीने का गैप होना चाहिए। जनरल मीटिंग में OR पास करना है, OR पास करने की 30 दिन बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो स्टॉक एक्सचेंज को। और ये जो 31A3 था, 31A4 सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि ये जो मैंने आपको बताया कि आपको लाइफ टाइम कंप्लाई करना है, ये 3 चीज़ें, और ये वाली जो 2 चीज़ें ये आपको 3 साल तक कंप्लाई करना है। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर नहीं कंप्लाई कर रहे हो, मतलब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफ लिस्टेड एंटिटी 2 साल के बाद ही पब्लिक शेयर होल्डिंग बनेगा, तो नहीं, फिर आप प्रमोटर माने जाओगे। इतनी सी बात है। 31A3 plus 31A4 not applicable if resolution plan approved under section 31 of IBC provided promoter control नहीं कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज को। मतलब इतना पंचायत जो हमने पढ़ा है अभी 31A3 वाला, ये वाला 31A3 वाला इतना पंचायत जो पढ़ा है, 31A4 जो पढ़ा है, ये जो है ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा अगर ये रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू अप्रूव होके आया है अंडर IBC की सेक्शन 31 में, प्रोवाइडेड प्रमोटर का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए किस पे? लिस्टेड एंटिटी पे। क्लियर? अब आगे की चीज़ें बहुत इजी है, समझ जाएगी बहुत फटाफट। 31A5 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि पब्लिक शेयर होल्डर अगर रिक्लासिफाई, मतलब पब्लिक का कोई शेयर होल्डर है, लेट्स से पब्लिक शेयर होल्डर है, वो बोल रहा है मुझे प्रमोटर बनना है, मुझे प्रमोटर बनना है, तो प्लीज़ आप सेबी आप ओपन ऑफर दे दो। सेबी का सस्त का रेगुलेशन जो है, ओपन ऑफर दो, ये दो वो दो, तो वो सब कंप्लाई कर लो, आप जाओ सेबी सस के पास। 31A6 बोलने की कोशिश कर रहा है प्रमोटर अगर ट्रांसफर कर रहा है, सक्सेशन या इनहेरिटेंस होके आ रहा है, या फिर गिफ्ट दे रहा है किसी और पर्सन को, तो वो पर्सन वुड बी टर्म्ड एज प्रमोटर या पर्सन ऑफ प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर की डेथ हो गई तो वो सीज टू बी इंक्लूडेड एज प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप। 31A7 बोलने की कोशिश कर रहा है रिक्लासिफिकेशन रिजल्ट्स इनटू नो प्रमोटर लेफ्ट इन कंपनी। मतलब आपने रिक्लासिफिकेशन करा लिया, अब कंपनी में कोई भी प्रमोटर ही नहीं है, तो हम कंपनी को बोलेंगे लिस्टेड एंटिटी विद नो प्रमोटर्स। 31A8 इज इंपॉर्टेंट। 31A8 बोलने की कोशिश कर रहा है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट। लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को डीम्ड मटेरियल इवेंट मान के ये सारी इवेंट बताएगी, इसको हम डीम्ड मटेरियल इवेंट बोलते हैं। आप मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा कि ये मटेरियल इवेंट है। ओके, लिस्टेड एंटिटी जो है वो लिस्टेड एंटिटी को रिक्वेस्ट मिला था रिक्लासिफिकेशन के लिए प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से, तो वो उसको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। फिर मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग पर, मतलब जो बोर्ड मीटिंग हुई थी यहाँ पे, देखो आपको मैं बता देती हूँ।
तो बेसिकली ये जो प्रमोटर ने रिक्वेस्ट किया था ना, तो ये लिस्टेड एंटाइटी को पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। सिमिलरली जो बोर्ड मीटिंग रखा हो, वो जो उन लोगों ने बोर्ड के व्यूज़ दिया, जो उनके व्यूज़ थे, वो भी उसको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। थर्ड है लिस्टेड एंटाइटी सबमिट एप्लीकेशन फॉर रिक्लासिफिकेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डिसीजन फॉर रिक्लासिफिकेशन देगा लिस्टेड एंटाइटी को। तो ये वाले जो 2 क्राइटेरिया है ना, अगेन ये नॉट एप्लीकेबल होते हैं अगर ये जो प्लान है वो IBC से अप्रूव्ड है, प्रोवाइडेड प्रमोटर का कोई लिस्टेड एंटाइटी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी कंट्रोल नहीं है। आई थिंक इतना समझ में आया। 31A 8Com डीम्ड मटेरियल इवेंट बोलते हैं। सो लिस्टेड एंटिटी को रिक्वेस्ट मिली प्रमोटर से या प्रमोटर ग्रुप से कि भाई मेरे को रिक्लासिफिकेशन करना है, आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। आपके बोर्ड मीटिंग में जो मिनट्स तैयार हुई है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजंस है, व्यूज़ है इस रिक्लासिफिकेशन के ऊपर, वो भी स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। लिस्टेड एंटिटी जो है वो सबमिट करेगी एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को, रिक्लासिफिकेशन वाला। स्टॉक एक्सचेंज जो है डिसाइड करेगी रिक्लासिफिकेशन करना है या नहीं। इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है रेगुलेशन 31A विच इज़ रिक्लासिफिकेशन एज प्रमोटर या फिर पब्लिक। 31A A1 से लेके 31A 9 तक कवर हो गया है। So right, we have covered all this thing. If you want to take a screenshot, I will quickly adjust this. I hope it's visible. So for any such video, keep subscribing my video and like and comment if you like it.